नमस्कार दोस्तों। आज 25 जनवरी को हम दैनिक जागरण डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज का कोटेशन ये है कि अपनी प्रसन्नता का निर्धारण आप स्वयं कर सकते हो। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी चीज़ को आप कैसे निर्धारण करते हो या कैसे निर्धारित करते हैं, किसी चीज़ को आप किस तरह से लेते हो, क्या आपकी उठक बैठ है या किस चीज़ को आप किस तरह से समझते हो, उसी में आपकी प्रसन्नता होती है। उसके बाद में आज की आर्टिकल है जो वर्तमान में कश्मीर की समस्या है उसके बारे में यहाँ के जो राज्यपाल है सत्यपाल मलिक वो बता रहे हैं। हम इसका पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। और सेकंड कोटेशन ये आ रहा है कि नरेगा में जो वर्तमान में काम हो रहा है उसको देखते हुए लेखक ने अपनी राय दी है कि नरेगा के तहत जो जॉब कार्डधारी होते हैं उनको 100 दिन का रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वर्तमान में झारखंड में ऐसा नहीं हो पा रहा है। झारखंड में जहाँ जिस तरह से देखा गया है कि जितनी नरेगा में रकम निर्धारित की गई वो तो खर्च हो रही है, लेकिन ज़मीन पर वहाँ पर देखा गया है कि उतना काम दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से वहाँ नरेगा का जो ग्राफ गिरा है उसका मेन रीज़न यही बता रहा है कि कागजों में काम हो रहा है लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद में तीसरा आर्टिकल एक अमेरिका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा बताया गया है कि वर्तमान में जो समस्या है उनको एक सुनहरी तस्वीर बनाकर हम उसका हल कर सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो 2018 का वर्ष है उसको मानव इतिहास का सबसे शानदार वर्ष साबित हुआ है, क्योंकि इस साल रोजाना बहुत सारे लोगों को बिजली मिली है, बहुत सारे लोगों को जीवन में पानी पीने के लिए स्वच्छ जल मिला है और बहुत सारे लोगों को इंटरनेट से जुड़ने की खुशी मिली है या इंटरनेट की सुविधा उनको उपलब्ध हुई है। उन्होंने ये बताया गया है कि कोई भी समस्या है उसको किस तरह से हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि हम जो गरीब लोग हैं उनको सबसे पहले शिक्षित करें। यदि हम शिक्षित नहीं कर सके तो उनको उस समस्या के तहत उनको जागरूक करना, ताकि उस समस्या का हल कम समय में या कम नुकसान में उसको हल किया जा सके। और उसके बाद में शक की गुंजाइश ख़त्म करेंगे चुनाव आयोग। इसमें आज जिस तरह से आज 25 जनवरी है, 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। इस चुनाव आयोग का जो आर्टिकल है या जो राजीव शुक्ला का जो आर्टिकल है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें उसके बाद जो ये नीचे आर्टिकल दिख रहा है कि अंगदान में कमी निराशाजनक है। अंगदान का मतलब ये होता है कि कोई आदमी है या कोई मनुष्य अपना कोई अंग दान करना चाहता है तो वो इतनी जागरूक या उसको जानकारी के अभाव के कारण अंगदान नहीं कर पाते हैं। तो देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंगदान करना चाहते हैं परंतु जानकारी के अभाव में ऐसा नहीं कर पाते हैं। हर वर्ष लाखों लोग सिर्फ इसलिए मौत के मुंह में समा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई डोनर नहीं मिल पाता है। कभी किसी अंग के फेल होने पर या फिर कोई अचानक दुर्घटना होती है, इस कारण उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इस आर्टिकल के तहत ये बताया जा रहा है कि हमें अंगदान को हम बोलते हैं कि अंगदान महादान, उसको एक बड़ी योजना के तहत लेना चाहिए और सभी लोगों को इसके प्रति क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। और उसके बाद में ये आर्टिकल है, ये पॉलिटिकल व्यू से देखा गया। इसमें ये बोला गया है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया है, जिस तरह से इंदिरा गांधी के टाइम इंदिरा गांधी ने अपना जो तेज राजनीति के कारण विख्यात हुई थी, उसी व्यू में इंदिरा गांधी की तरह किसको देखा गया है, प्रियंका गांधी को देखा गया है। और उसके बाद में ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान में पॉलिटिकल पार्टी अपना रवैया दिखा रही है, जगह जगह अपनी भाषा पर लगाम नहीं लगा पा रही है। पहले बोला जाता था कि जब हम छोटी क्लास में या पढ़ते थे या हमारे जो जानकार होते थे वो बताते थे कि हमेशा ऐसी वाणी बोलिए कि बचपन में कहावत थी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आपू शीतल हो। लेकिन
ये हम बचपन में सीखते थे, लेकिन जिस तरह से वर्तमान में हम राजनीतिक पार्टियों को देख रहे हैं, वो जगह जगह अपने भाषा से चिंगारियाँ फोड़ रहे हैं और भाषा पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। जिस तरह से उनकी भाषा कभी-कभी सांप्रदायिक दंगे, राजनीतिक दंगे, धार्मिक दंगे बनने का कारण बनती है। और उसके बाद में जो नीचे ये आर्टिकल दिख रहा है, उसको नहीं बना पा रहा है। जिस तरह से ये 3 आर्टिकल आए हैं वर्तमान में जो चुनाव आयोग पे, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या आर्टिकल आए हुए हैं। सबसे पहले जिस तरह से राजीव शुक्ला ने शंका की सुई बताई है, शक की सुई बताई है, किसको बताया गया है? ये बताया गया है चुनाव आयोग को। क्योंकि वर्तमान में जो ईवीएम पद्धति है चुनाव करवाने की, चुनाव आयोग की ईवीएम पद्धति मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको एक किसी क्षेत्र में लेके जाते हैं। वहाँ पे जो क्षेत्र के जो उम्मीदवार होते हैं उनकी लिस्ट उसमें नामांकित हो जाती है, वहाँ के मतदाता उनको वोट देते हैं। उसके बाद में इसकी शिकायत जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे, जिस तरह से भाजपा जीत कर उभर के आई, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी और सपा बसपा ने आरोप लगाए थे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अल्टरनेटिव एक सोर्स निकाला, उसको वो क्या बोलते हैं, वीवीपैट। वीवीपैट का क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसमें ये होता है कि यदि आप ईवीएम से ये कनेक्ट रहती है मशीन, इसको ईवीएम से कनेक्ट होने के बाद जब आप किसी उम्मीदवार को वोट देते हो तो उसका चित्र आपको सामने दिख जाएगा। किस पे दिख जाएगा? वीवीपैट पे। लेकिन जब वीवीपैट लाया गया तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में अब वर्तमान में फिलहाल सुनवाई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वीवीपैट की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस वीवीपैट में जिस तरह से फालतू फिजूल खर्ची हो रही है, उसको कम करके जो पैसे पैसे यहाँ खर्च हो रहे हैं उसको कहीं और जगह लगाया जा सकता है। अब इसी पर भी यहाँ पे जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा ने ये बोला है कि चुनाव में नहीं लौटेगा बैलेट पेपर। देखो, जब ईवीएम नहीं लाया गया उससे पहले क्या होता था? बैलेट पेपर और चुनाव होता था। बैलेट पेपर और चुनाव कैसे होता था कि कोई एक पर्ची होती थी, उस पर जो उम्मीदवार आपको पसंद है, एक ब्लैंक पेपर होता था, वहाँ पे आप ठप्पा लगा के उसको वोट दे देते। वो किस प्रकार का होता था? बैलेट पेपर होता था। लेकिन जिस तरह से अब ईवीएम पे वोट होने पर भी, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल में पंचायत चुनाव हुए थे, वहाँ पर जिस तरह से दंगे हुए थे, तो आप सोचो कि यदि बैलेट पेपर वापस आ गए तो वर्तमान का भारत किस तरह का होता होगा या किस तरह के चुनाव होंगे। तो चुनाव आयोग ने पूर्ण रूप से मना कर दिया है कि हम वीवीपैट में चुनाव नहीं करवाएंगे। और इस पे चुनाव आयोग के बारे में थोड़ी मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय मतदान दिवस। तो आज 25 जनवरी है, आज 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय मतदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को कब से मना रहे हैं? 2011 से मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं? 2011 से। अब आज राष्ट्रीय मतदान दिवस होने के कारण एक और आर्टिकल आया है कि हम राष्ट्रीय मतदान दिवस को उत्साह के रूप में नहीं मना पा रहे हैं। जिस तरह से आज स्लोगन चल रहा है कि मतदान को एक उत्सव की तरह होना चाहिए, जिस तरह से ये बोला है कि अपना वोट अपनी ताकत। अपना वोट अपनी वोट की ताकत से हम समझ सकते हैं कि यदि अपनी विधानसभा या लोकसभा या जिस उम्मीदवार को अपन चुनना चाहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि अपन किसी पर्टिकुलर पार्टी को देख के किसी वोटर किसी उम्मीदवार को मतदान करें। हमको उसको मतदान करना चाहिए जो हमारे क्षेत्र का विकास करा सके, जिस जिसका हमारे और उनका जो लैंग्वेज है उसका तालमेल खाए, जो गरीब लोगों की सहायता करे या जो लोग जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं उन्हीं को हमको वोट करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से कुछ लोग वोट करते हैं, कुछ लोग वोट नहीं करते हैं, तो इसका कारण ये है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। यदि आप उत्साह मना रहे हो तो पूर्ण रूप से उत्साह होना चाहिए। चुनाव मतदान को लोगों को दिलचस्पी बढ़ाने और उन्हें जागरूक मतदाता बनाने के लिए चुनाव आयोग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाता है। कब से मनाता है? तरह से वर्तमान में ये देखा गया है कि बहुत सारे जिलों राज्यों में मतदान का प्रतिशत है वो क्या है? बढ़ा है। आगे देखते हैं क्या है आर्टिकल। उसके बाद में जिस तरह से वर्तमान में बैंकों से पैसे लूटे जा रहे हैं, लोग
लोन ले लेते हैं, उसके बाद में उसको चुका नहीं पा रहे हैं। यदि किसी बैंक से अपन लोन लेते हैं और चुका नहीं पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनपीए बोलते हैं। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं: सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लेस। इसमें सब स्टैंडर्ड जैसे कि मान लो, सब स्टैंडर्ड का अर्थ होता है यदि आप कोई पैसे लिए किसी बैंक को, आप 3 महीने के अंदर यदि आप उसको पे नहीं कर पा रहे हो। 3 महीने कब से हो गए? जैसे कि आपको बैंक से पैसे लिए और बैंक निर्धारित करती है कि आप 10 साल में उस पैसे को चुकाते हैं, और उसके बाद 10 साल पूरे हो गए हैं और आप 10 साल पूर्ण होने के बाद यदि आप 3 महीने पैसे नहीं चुका रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? सब स्टैंडर्ड बोलेंगे। यदि 3 महीने के बाद यदि उसके बाद यदि 6 महीने आप कोई पैसे नहीं चुकाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डाउटफुल बोलते हैं। और उसके बाद 6 महीने होने के बाद भी जो बैंक के जो होते हैं, उनको ये मतलब आशा रहती है कि वो बैंक वो लोन चुका सकता है। उसके बाद में 1 साल होने के बाद वो लेस में आ जाता है, लेस एनपीए हो जाता है, जो 1 साल पूर्ण होने के बाद होता है। उसके बाद बैंक को लगता है कि वो एनपीए हो गया और वो पैसे नहीं चुका पाएगा। इसमें ये बोला कि चंदा कोचर है, वो अभी बैंक जो लोन है या जो बैंकिंग सेक्टर है, उसी घोटाले में उनका नाम आया गया है। जो चंदा कोचर है, ये एक देश की 4 बड़ी बैंकों में से एक बैंक आईसीआईसीआई की पूर्व चेयरमैन रही है। और वर्तमान में मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर है जो कहाँ पे है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1994 में की गई। जो एक वर्ल्ड वाइड बैंक है। कैसी है? वर्ल्ड वाइड बैंक है। इसका वर्तमान सीईओ कौन है? गिरीश चंद्र। ये देश की 4 बड़ी बैंकों में से एक बैंक है। और इसी में यदि पॉलिटिकल व्यू से ये दूसरा आर्टिकल है, SC/ST कानून में संशोधन पर रोक। जिस तरह से पिछले साल देशव्यापी जो भारत बंद हुआ था, उसमें ये बताया लोगों ने, एक भ्रम था कि एक्ट जो कानून है या जो हमें जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, वो हमें बंद करा, लेकिन चीज़ कुछ और थी और लोगों को कुछ और चीज़ फैलाई गई थी। ये जिस तरह से, जहाँ तक मेरे को लगता है, एक पॉलिटिकल व्यू से देखा गया था कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी होती है, उन लोगों को उकसाती है कि हम आप लोगों को जो आरक्षण है वो क्या है? बंद करें। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि आप किसी चीज़ को पूर्ण रूप से संज्ञान करके उसी चीज़ को गिरफ्तार करना चाहिए। आप ऐसे किसी व्यक्ति ने किसी के प्रति मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद यदि आपने संज्ञान नहीं किया है, उससे पहले आप उसको गिरफ्तार करते हो, ये चीज़ गलत है। इसी पर उन्होंने बोला कि ऐसी एक कानून जो 2018 रोकथाम थी, उस पर वापस क्या कर दिए? रोक लगा दी है, और आप इसके तहत आप पूर्ण संज्ञान करके उसके बाद उस आदमी को गिरफ्तार कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुनर्याचिकाओं और संशोधन को चुनौती देने वाली अर्जियों के साथ सुनना उचित होगा। अब उसके बाद में जो मैंने अभी आपको बोला था कि कश्मीर में जो वर्तमान में जो हलचलें हो रही है, उसके बारे में बोला गया है कि पहला आर्टिकल ये दिख रहा है कि आतंकियों से सैनिक बनने वालों को मरणोपरांत अशोक चक्र। जो ये शहीद लांस नायक नजीर अहमद वानी है, ये पहले आतंकी थे। क्या थे? आतंकी थे। उसके बाद में इनको कश्मीर में जिस तरह से अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो सहायता मुहैया कर रही है, जो कुछ तरह से योजना चला रही है, उसके तहत ये भी उसी योजना में शामिल होके एक आतंकवाद से क्या बन गए? सैनिक बन गए। आतंकवाद से सैनिक बनने के बाद वहाँ पे ये शांति आंदोलन या शांति के तहत वहाँ कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तो इनको अभी वर्णों उपरांत के बाद क्या मिल रहा है? अशोक चक्र मिल रहा है। अब इसी चक्कर के तहत मैं आपको बता दूं कि देश में सैनिक सम्मान के लिए 2 प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं। एक युद्ध के समय वीरता पुरस्कार हो गया, एक शांति काल के समय वीरता पुरस्कार। देखो, युद्ध के समय जो वीरता पुरस्कार मिलते हैं वो 3 प्रकार के मिलते हैं। एक परमवीर चक्र मिलता है, एक महावीर चक्र मिलता है और एक वीर चक्र मिलता है। ये वो किस समय मिलते हैं? युद्ध के समय मिलते हैं। और शांति काल के समय जो पुरस्कार मिलता है वो होते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अब उसके बाद में यहाँ पे ये बोला गया है कि कश्मीर में जो समस्या है वो एक कठिन काम है, एक सिंपल काम नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि जिस तरह से जो वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल है, उनका नाम क्या है? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जो अपने निर्णय के लिए काफ़ी देश भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने ये बोला गया है कि आतंकियों को मारना किसी चीज़ वहाँ की समस्या का हल नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों की मानसिकता और वहाँ का माहौल बदलना पड़ेगा। वो कैसे बदल सकते हैं? कि वहाँ पे जो केंद्र सरकार है या जो राज्य सरकार है, उन लोगों को वहाँ पे जो शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की नई योजना लानी चाहिए। और दिमाग में जिस तरह से लोगों को कचरा भरा जा रहा है कि भाई अपने को कश्मीर
में अपने साथ अन्याय हो रहा है या कश्मीर को आज़ादी चाहिए। इस तरह से जिस तरह से कश्मीर के युवा आज पेन न लेके बंदूक लेके अपना भविष्य संवार रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए सत्यपाल मलिक ने बोला है कि कश्मीर में समस्या का हल करना काफ़ी मुश्किल काम है। अब देखो, अब इसी चीज़ में बड़ी खबर ये है कि 3 दशक बाद बारामूला स्थानीय आतंकियों से क्या हो गया है, मुक्त हो गया है। जिस तरह से उड़ी में हमला होने के बाद यहाँ की जो पुलिस फोर्स है वहाँ ने यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया जिसे बोलते हैं ऑपरेशन ऑल आउट। इसके तहत पिछले साल 250 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं और 3 दिन से यहाँ पे जारी मुठभेड़ पे यहाँ पे 3 आतंकवादी मारे गए और उसके इसी के साथ यहाँ पे पुलिस का दावा किया है कि जो बारामूला है, कश्मीर घाटी का जिला है, वो पूर्ण रूप से आतंकियों से मुक्त हो गया है। तो क्वेश्चन आपको आए तो ध्यान रखना है कि कश्मीर का कौन सा जिला अभी वर्तमान में आतंकी से मुक्त हुआ है, उसका क्या नाम है, बारामूला जिला। अब देखो, साइंस और टेक की एक जो न्यूज़ आपको दिख रही है उसमें सबसे पहली न्यूज़ ये है कि चीनी वैज्ञानिकों ने शोध के लिए बनाए 5 क्लोन। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्लोन क्या होता है। तो क्लोन का अर्थ ये होता है कि कोई भी जैव प्रौद्योगिकी होती है या डीएनए खंड होता है या जीवों की प्रतिरूप निर्मित करने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब हूबहू, जैसे कि मान लो आप सबसे पहले क्लोन किसका बना था, तो डोली भेड़ का बना था। किसका बना था? डोली भेड़ का। तो डोली क्लोन होता है, यदि कोई प्रजाति है उसकी संख्या में वृद्धि करनी है तो आप उसका एक जीन लेके उसको लैब में निर्मित करके उसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए एक क्लोन बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? जीनी क्लोन बोलेंगे। और यदि उसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या हो सकता है कि वर्तमान में जो प्राणियां विलुप्त हो रही है उसकी संख्या में वृद्धि की जा सकती है, या उसका क्लोन आप बना के लैब में रख के आपको लगता है कि आने वाले भविष्य में जिन प्राणियों या जिन जीव जंतुओं की संख्या में कमी आ सकती है तो उसको आप लैब में सुरक्षित रख सकते हो। अब उसके बाद में ये आ रहा है कि चांद के जन्म के साथ ही धरती पर आया जीवन। वर्तमान में जो ब्रह्मांड या जो वातावरण बना है वो किस तरह से निर्मित हुआ है, तो माना जा रहा है कि गैस से निर्मित ब्रह्मांड माना जा रहा है। किससे माना जा रहा है? गैस से निर्मित। क्योंकि जो जीवन उपलब्ध है वो चांद से धरती पर कुछ गैसें आई थी। धरती में वातावरण को आधार मानकर ग्रहों व खगोलीय पिंड की तलाश की गई। देखो, वर्तमान में अपन बोलते हैं कि भाई इतने ग्रह हैं, जैसे कि 8 ग्रह हैं, उपग्रह कौन कौन से हैं, तो उनको आधार किसको माना गया? धरती को आधार मान के उनकी खोज की गई। धरती पर जो जीवन के योग्य परिस्थितियां बाहरी घटनाक्रम के प्रभाव से बनी है। धरती पर जो भी जीवन बना है वो किसके कारण बना है? बाहरी घटनाक्रम के कारण बना है। देखो, ये जो जीवन बना है वो किस तरह का प्रोसेस क्या थी? सबसे पहले खगोलीय पिंड बना। क्या बना? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड में कोई घटना हुई, जो घटना हुई उस घटना से क्या बना था? गैस बनी थी। क्या बनी थी? गैस। और उसी गैस से क्या बना था? ये जो अपन वातावरण देख रहे हैं, ये वातावरण का निर्माण हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि 4.4 अरब वर्ष पहले, कितने अरब वर्ष पहले? 4.4 अरब वर्ष पहले ग्रहों के बीच क्या हुई थी? टक्कर हुई थी। और उसी टक्कर के कारण क्या बना था? चांद बना। और उसी टक्कर से धरती पर कैसे बनी? मुख्य रूप से कार्बन, नाइट्रोजन और अपने वो जो सांस में लेते हैं CO2 जीवन के लिए जरूरी तत्व भी बने। अब देखो, गैसें के बारे में बताया तो सबसे पहले एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कितने परसेंटेज है? 78। उसके बाद ऑक्सीजन है जो कितने परसेंटेज है? लगभग 21%। उसके बाद आर्गन है जो 0.93% है। और उसके बाद कार्बन है वो कितनी है, सॉरी CO2 वो कितनी है? 0.04%। और उसके बाद में ये जो पास में आर्टिकल है कि हमारी खुशियाँ कम दुखी बना रहा है वायु प्रदूषण। जिस तरह से वर्तमान में बढ़ती टेक्नोलॉजी के तहत जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़, अब देखो, सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में, वायु प्रदूषण मापन के लिए जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर। ध्यान रखना। और उसके बाद में जो वायु प्रदूषण है वो हमारे स्वास्थ्य पे भी इफेक्ट डाल रहा है। यदि स्वास्थ्य पे इफेक्ट डालेगा तो खुशियाँ अपने आप छीन जाएगी। खुशियाँ कैसे छीनेगी? क्योंकि यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। बीमार होने से हमको कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह से हमको देख रहे हैं वैज्ञानिक की खुशियाँ छीन रहे हैं। कौन छीन रहा है? वायु प्रदूषण। उसके बाद में अगला आर्टिकल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खबर ये दिख रही है कि मलेशिया के नए सुल्तान बने हैं। उसका नाम क्या है? अब्दुल्ला, जो एक क्या है? खेल प्रेमी। क्या है? खेल प्रेमी। और उसके बाद में ये दिख रही है कि ट्रम्प से दूसरी मुलाकात के लिए किसने आदेश दिया है? किम।
उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसको काका भतीजा की तरह देखा जाता है, और उनकी दूसरी मीटिंग अभी हाल फिलहाल में तय होने वाली है। सबसे पहले बता दें कि पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। अब उसके बाद में खेल जगत और आज के इतिहास की पहली खबर ये आ रही है कि ये जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये स्मृति मंदाना, जिसने कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच महिला क्रिकेट का मैच हुआ था, जिसमें शतक लगाया था। क्या लगाया था? शतक लगाया था। तो आपकी जानकारी के बारे में बता दूं कि इन्होंने 4 अलग-अलग देशों में शतक लगाने वाली पहले भारतीय बन गई है, और इसने 4 शतक लगाए हैं। भारत के महिला खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा 7 शतक मिताली राज ने लगाए हैं, और इसके कितने शतक है? 4 शतक है। इसने अलग-अलग देशों में, जिस तरह से साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अलग-अलग देशों में कितने शतक लगाए हैं? 4 शतक लगाए हैं। और इधर ये खबर है, पांड्या और राहुल से हटा प्रतिबंध। जिस तरह से हार्दिक पांड्या और राहुल राहुल ने जिस तरह से एक शो था जिसका नाम था कॉपी विद करण में, वहाँ वहाँ पे जाकर जिस तरह से कुछ टिप्पणियाँ की थी महिलाओं के बारे में, तो बीसीसीआई बोर्ड ने इनके खिलाफ कुछ अच्छा डिसीजन माना जाता है कि इस तरह से यदि आप बड़े लोग यदि इस तरह की हरकतें करेंगे तो यदि आप फॉलोवर, क्योंकि फॉलोवर तब बनते यदि आप बड़े हो, आपको फॉलो करते हैं, तो उनको फॉलोवर, जिस तरह से आप इस तरह की हरकत करके करते हैं तो वो भी आपकी तरह हरकत कर सकते हैं। तो इसलिए बीसीसीआई का अच्छा डिसीजन था, लेकिन अब कुछ दिनों के बाद इनसे प्रतिबंध हट गया है। और यदि आज के इतिहास में जाने तो सबसे प्रसिद्ध समाज सेवी मदर टेरेसा को आज ही के दिन भारत सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कब दिया गया था? 1980 में। कब दिया गया था? 1980 में। और जिस तरह से आज ही के दिन रसायन शास्त्र के जन्मदाता रॉबर्ट बॉयल, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। और सबसे पहले उसके बाद में ग्राहम बेल ने पेश की थी उस समय की सबसे लंबी टेलीफोन लाइन। आज ही के दिन 1915 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन की सबसे लंबी लाइन पेश की थी, यहाँ बनाई थी। इस तरह से दोस्तों आज ये दैनिक जागरण का एनालिसिस था। धन्यवाद।